मॉर्निंग फ्रेंड्स, शुभ प्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द कुरुक्षेत्र IAS अकेडमी में। आज 16 जुलाई है और आज के जो द हिंदी न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। सो पहला जो न्यूज़ में था वो था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और जो पिटीशन फाइल हुआ है टू हियर द अगेंस्ट द पासिंग लॉ एज मनी बिल्स। तो इसको हम GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट करेंगे और हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है मनी बिल को पास करने में और भी बाकी क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया agreed to list the petition with challenging the money bill route which is taken by the center to pass the contentious amendment in the parliament। जो भी पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका जो भी चैलेंजेस हैं उसको उस पर लाइक Chief Justice of India has agreed to take to look over it and to see what are the center had did and what are the types of route they followed to pass the other bill as a money bill. Okay, so I will list when I form the constitution bench. The Chief Justice addressed the senior advocate Kapil Sibal. ओके, सो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए कि मनी बिल क्या है। In India, a money bill is a type of legislation that relate to the appropriation of money from the consolidated fund of India, which is the main fund of the government। हम सबको पता है कि हमारे जो भारत सरकार है उसका मेन रेवेन्यू जो मेन फंड है वो कहाँ से यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। और जो मनी बिल है हमारे आर्टिकल 110 दैट इज़ 110 of the Indian Constitution has mentioned about the money bill. Okay, then money bills are typically related to the financial matters such as taxation, public expenditure and public debt। ये सारी चीज़ें रिलेटेड होते हैं हमारे मनी बिल से। अपार्ट फ्रॉम दिस, if the government has introduced some bill as a money bill, तो उस पर जो भी एक्शन लेना है, जो पिटीशन फाइल हुआ है उस पर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उस पर वो उस चीज़ को देखने वाले हैं एंड ही इज़ गोइंग टू रेक्टिफाई दैट एंड स्क्रूटिनाइज दैट। Then what are the criteria? What are the criteria should be followed to say this bill is a money bill? तो पहला जो क्राइटेरिया है द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशंस और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। सेकेंड है द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ द मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है the custody of the consolidated fund or the contingency fund of India, the payment of the money into or the withdrawal of the money from such fund। या तो आप अगर कोई पेमेंट भारत सरकार ले रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगर उससे उस रिगार्ड में है तो दिस ऑल आर द क्राइटेरिया विच इज कम्स अंडर द मनी बिल प्रोविजंस। ओके, then appropriation of money out of the consolidated fund of India। Okay, the declaring of any expenditure to the expenditure charged on the consolidated fund of India or increasing of the amount of any expenditure। कोई भी अगर एक्सपेंडिचर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड के लिए अगर हमारे भारत सरकार अगर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं then he should declare it in the parliament। Then receipt of the money on the account of the consolidated fund of India or the PAC, that is the public account of India, or the custody or issue of the such money। Then क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये हमें याद रखना है कि what are the procedure for the passage of the money bill in the parliament। पहली सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मनी बिल होता है वो बस हम लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, दूसरी बात, जब भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर। जो मंत्री है, जो मिनिस्टर है, वही इस मनी बिल को इंट्रोड्यूस भी कर सकता है और जो इंट्रोड्यूस होगा बस ओनली एंड ओनली इन द लोकसभा।
आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड इन द लोकसभा, अगर वो मनी बिल पास हो जाता है लोकसभा में, देन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर द कंसिडरेशन। तो उसको फर्दर हम उसको पास करते हैं अपर हाउस में, डेट इज़ राज्यसभा में, राज्यसभा के कंसिडरेशन के लिए। देन राज्यसभा हैज़ अ लिमिटेड पावर। अब मनी बिल पे राज्यसभा का बहुत लिमिटेड पावर है। लिमिटेड पावर कैसे है, कैसे हम इस चीज़ को कहेंगे, क्योंकि अगर राज्यसभा को कोई चीज़ें अगर ऐसा लगता है कि इसमें चेंज करने की ज़रूरत है इस मनी बिल में, तो वो रिकमेंडेशन वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे उस चीज़ को माने या ना माने, वो उस पर डिपेंड करता है विथ रिगार्ड टू द मनी बिल, एंड कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा मनी बिल पे बस अपना रिकमेंडेशन दे सकता है, उसको चेंज करना ना करना वो सारा जिम्मेवारी है किसका, लोकसभा का, एंड कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द बिल। The Rajya Sabha must return the bill to the Lok Sabha within the 14 दिन, मतलब 14 दिन के अंदर राज्यसभा को, जो लोकसभा ने बिल उनको कंसिडरेशन के लिए भेजा है, within the 14 days राज्यसभा must return the bill to the Lok Sabha, okay? Then the Lok Sabha can accept or reject any recommendation। मैंने बताया आपको लोकसभा के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उस रिकमेंडेशन को जो राज्यसभा ने दिया है उसको एक्सेप्ट करता है या फिर उसको रिजेक्ट कर देता है। If the Lok Sabha accept any recommendation, the bill is deemed to have been passed by both the houses in the modified form। अगर उस रिकमेंडेशन को अगर लोकसभा एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि दोनों हाउस से यह मनी बिल पास हो चुका है। If the Lok Sabha does not accept any recommendation, the bill is deemed to be passed by both the House in the form of the original passed by the Lok Sabha without any changes or without any modification। ये समझ आ गया। देन अब बात करते हैं, लोकसभा का बहुत ज़्यादा पावर होता है, मोर पावर देन द राज्यसभा ओवर द मनी बिल। When the money bill is presented to the president, he may give or withhold his assent to the bill, but cannot। प्रेसिडेंट भी इस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, या तो वो एसेंट देंगे या फिर विथहोल्ड करके अपने पास रखेंगे, लेकिन उसको वापस नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंट नॉर्मली गिव द एसेंट टू द, जबकि नॉर्मली प्रेसिडेंट यूज टू गिव द एसेंट फॉर सच काइंड ऑफ मनी बिल एंड इट इज़ द इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विथ इज प्रायर परमिशन। क्योंकि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले लोकसभा की ये ड्यूटी है कि उसको पहले वो प्रायर रिकमेंडेशन ले लें प्रेसिडेंट का, तो इसलिए वो उस बिल को तो रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग की बात है कि उस पर वो एसेंट देते हैं कि कुछ समय के लिए अपने पास विथहोल्ड करके रखते हैं, ओके। देन जो सेकेंड न्यूज़ था वो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इसको हम जीएस पेपर 1 दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करते हैं। The existing structure at the Bhodsala complex in Dhar district of Madhya Pradesh was constructed using the remains of a temple that existed earlier at that site। ऐसा माना जा रहा है कि जो भोजसाला का जो कॉम्प्लेक्स है जो धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में, वो उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब बनाया गया है जो भी एग्जिस्टिंग जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेम्पल जो पहले वहाँ पे हुआ करता था। इट इज़ सेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू द इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब हम बात करते हैं कि हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंडिया है ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। द प्राइमरी ऑब्जेक्शन क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इज़ टू मेंटेन द आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन ऑफ द नेशनल इम्पॉर्टेंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। अब इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1861 मतलब 1861 बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको एस्टेब्लिश किया था। तो ये हमारे इंडिपेंडेंस से अप्रॉक्स 100 ईयर्स बिफोर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिशमेंट सेटअप कर दिया गया था बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम।
It regulates all the archaeological activities as per the provisions of the Ancient Monuments and the Archaeological Sites and the Remain Act of the 1958. उसके बाद जब भारत हमारा आज़ाद हो गया, उसके बाद से उस पर एक लॉ बना, एक एक्ट बना. एंड व्हाट इज़ दैट एक्ट इज़ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958. सेकेंड बात कि जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो किसके अंडर में वर्क करता है? दैट इज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. It also regulate Antiquities and Art Treasure Act of 1972. थर्ड जो न्यूज़ था, RBI रिवाइज द रूल ऑन द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट. इसको हम GS पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट करते हैं. दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मंडे को ऐसा इशू किया उन्होंने 3 रिवाइज मास्टर डायरेक्शन ऑन fraud risk management for the regulated entities such as commercial bank including the RRB, that is the regional rural bank, and all India financial institutions. Okay, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए? आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है एंड रेगुलेटरी बॉडी है अदर सच बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री. Then it is also responsible for the control, issue and maintain the money supply or the Indian rupee in the market. ये रोल होता है किसका? आरबीआई का. इसका और भी रोल होता है जैसे कि MPC, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ऑर्गेनाइज करना, उसको देख रेख करना. आरबीआई सब आप सभी को पता ही होगा कि आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 1934 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. The bank was set up based on the recommendation of the 1926 Royal Commission on India Currency and Finance, which is also known as the Hilton Young Commission. ये बहुत important है, please make a note of this. That is sometimes in the UPSC or any other state PCS exam they may ask you like Hilton Young Commission किससे related है. तो ये याद रखना चाहिए कि ये रिकमेंडेशन था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई इन द ईयर ऑफ 1926. दो प्राइवेटली ओन्ड इनिशियली इट वॉज नेशनलाइज कब किया गया? इन द 1949 में. एंड सिंस दैन फुल्ली ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब कंपोजिशन कौन कौन होते हैं आरबीआई में? तो पहला तो एक गवर्नर होते हैं, देन 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फिनांस मिनिस्ट्री से होते हैं एंड 2 यूजुअली द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एंड द फिनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी. देन 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स भी होते हैं इसमें. 4 directors who represent the local board for the Mumbai, Calcutta, Chennai and Delhi. Each of these local boards consist of 5 members who represent the regional interest. ये जो लोकल बोर्ड्स हैं जैसे कि मुंबई से हो गया, कैलकाटा से हो गया, चेन्नई से हो गया, दिल्ली से हो गया, ये लोकल बोर्ड जो कंसिस्ट होते हैं 5 मेंबर्स के, वो रिप्रेजेंट करते हैं उनका खुद का रीजनल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड इंडिजीनियस बैंक. Okay, thank you so much for today's class, and if you have any queries, any doubt, please don't hesitate to call us on this number. And also you can follow us. आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे, हमारे फेसबुक पे, और आप भी कोई भी एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वारीज है then you can don't hesitate to mail us on this mail ID. Thank you so much for today's class.